जय हिंद। आइए हम लोग जैसे जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से पंचायती राज का जो सिस्टम है वो इवॉल्व करता है हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, हालांकि जो हमने ऑलरेडी जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जिसमें कि ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुके हैं कि प्राचीन काल से ही जो है भारत में लोकतंत्र चूँकि रूट लेवल पे ग्राउंड लेवल पे वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से पंच परमेश्वर ठीक है के नाम से जो बड़े बुजुर्ग होते थे, गाँव के वृद्ध जन होते थे 8-10 लोग, वो बैठा करते थे, गाँव से संबंधित निर्णयों को लिया करते थे, लेकिन वो वंशानुगत चलता था, परंपरागत चलता था। अभी जो पंचायती राज सिस्टम है जिसमें कि इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें लोग चुने जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जो लिच्छवी प्रदेश है या फिर वैशाली जनपद वगैरह थे, उसमें जो है लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, और वेदों में भी सभा और समिति का हमें जो है पढ़ने को मिलता है। ठीक है, उसी से संबंधित अब जो है एक नई कमिटी जो कि भारत सरकार के द्वारा बैठाई गई थी, अशोक मेहता कमेटी, इंपॉर्टेंट कमेटी है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित जब भी हम लोग कोई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं यूपीएससी, बीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो प्रीलिम्स में अशोक मेहता कमेटी और मेंस में भी कई बार हम लोग इनके रिकमेंडेशंस को जो है कोट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अशोक मेहता कमेटी दिस पॉइंट वेयर्स रिकमेंडेड बाय द कमेटी फॉर द पीआरआई इंस्टीट्यूशंस। इज दैट क्लियर? कई बार प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं कि अशोक मेहता कमेटी किससे संबंधित है या फिर इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। ठीक है, अब जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित इनकी जो इस कमेटी का जो गठन किया गया था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर 1977 में किसकी सरकार थी। इमरजेंसी लगा था 75 में, उसे हटने के बाद इंदिरा गांधी मेजोरिटी लूज कर गई थी, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जनता पार्टी के द्वारा ही 1977 में अपॉइंट किया गया था ये कमेटी, जो कि जिसके चेयरमैन थे अशोक मेहता। ठीक है, इन्हीं के नाम से मेहता कमेटी या अशोक मेहता कमेटी जो है जाना जाता है, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो कि डिक्लाइन कर रहा था एक प्रकार से, ठीक है, उसे फिर से रिवाइव करने के लिए, उसे फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए जो है, उसे फिर से एग्जामिन करने के लिए कि किन किन प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, इसको लेकर जो है अशोक मेहता कमेटी और अशोक मेहता की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। इनके रिपोर्ट आते हैं 1978 में, 1978 में ये अपने रिपोर्ट को दे देते हैं। ठीक है, उनमें 132 रिकमेंडेशंस देते हैं। इनका सुझाव जो 132 रिकमेंडेशन रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इससे संबंधित लगभग 132 पॉइंट में ये अपना जो है बिंदुओं में अपनी रिकमेंडेशन, अपने सुझाव को देते हैं। ठीक है, रिवाइव द स्ट्रेंथ ऑफ द डिक्लाइन पीआरआई, पब्लिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जिस प्रकार से पंचायती राज की व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी, दे आर लूजिंग देयर सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो यह जरूरी था कि इसके डिक्लाइन को रोकने के लिए और ग्रास रूट लेवल पे लोकतांत्रिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, जो आइडियाज हैं, वो किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार हो, वो फैले, वो डिपेंड करे, वो और अधिक रूटेन हो। इसके लिए जरूरी था कि इस डिक्लाइनिंग पीआरआई इंस्टीट्यूशंस को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करने के लिए, इसे फिर से रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो इनके कुछ रिकमेंडेशन सुझाए गए थे, इनके कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे हम लोग। सारे 132 रिकमेंडेशन मतलब पढ़ना भी जरूरी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को ही जो हम लोग यहाँ चिन्हित करके यहाँ सॉर्ट आउट समरी में प्रोवाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहला है, हम लोगों ने प्रीवियस एक कमेटी गठन किया गया था, उसमें पढ़े थे कि हम लोग 3 टायर ऑफ दी कह सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पहला तो विलेज लेवल पे पंचायत, दूसरा है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, मतलब समिति, और तीसरा है जो है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब इनका रिकमेंडेशन था, अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन, कि 2 ही टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। पहला है जिला परिषद और दूसरा है मंडल पंचायत, मतलब 2 टायर ऑफ दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की गठन की ये बात कह सकते हैं रिकमेंड कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। आगे है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट जो होगा एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन का केंद्र होगा। जैसे केंद्र पे यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर पे मतलब केंद्र सरकार होती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, और तीसरा जो हमारा गवर्नमेंट होगा जो एकदम जिसका सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं वो जिला के स्तर पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वही कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जिला जो है विकेंद्रीकरण का, सत्ता का, पावर का, ठीक है, डिवोल्यूशन का पहला ऐसा केंद्र बिंदु होगा। आगे है जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बनाया गया है और प्लानिंग बॉडी भी बनाने की बात कह रहे हैं इनके मतलब इनके कमेटी के द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया है कि जिला परिषद जो होगा वो एक्सक्यूट भी करेगा और साथ साथ प्लान को भी फॉर्मुलेट करेगा, योजना का निर्माण करेगा, बनाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जिला लेवल पे समस्याएं हैं, और एक प्रकार से कह सकते हैं उस समस्याओं का जो है ग्राउंड और रीजनल सॉल्यूशन क्या होगा। इन तमाम चीज़ों का जो है जिला पंचायत कह सकते हैं कि जिला लेवल पे, ठीक है, जिला परिषद के द्वारा जो है किया जाएगा। आगे है पावर ऑफ टैक्सेशन, और साथ साथ देखो सिंपल सा एक घर हम चलाते हैं, ठीक है, हम अगर हाउस को रन करते हैं तो उसमें हमें फाइनेंशियल नेसेसिटी उसमें होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं उसमें भी जो है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कोई भी हम लोग जब काम करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल फंडिंग की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए और इसके सस्टेनेबिलिटी के लिए एक तो फंड होता है कि जो केंद्र के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है एलोकेट करती है, फंड का डिसेंट्रलाइजेशन होता है टॉप टू बॉटम। बट एक जो है इसमें बात कही जा रही है कि कुछ टैक्सेशन की व्यवस्था कर दी जाए जो कि लोकल लेवल पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा, पंचायती राज सिस्टम होगा, वो लोकली कुछ कर की व्यवस्था करें और कर का जो है एक प्रकार से टैक्स का जो है खुद ही लोकल लेवल पे, जैसे हाउस टैक्स हो गया, बिजली बिल हो गया, पानी बिल हो गया, मतलब लोकल लेवल पे उस टैक्स को वसूले और उससे फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। ठीक है, कहने का मतलब है कर की जो व्यवस्था है वो अपनी फंडिंग को कैसे एग्रीगेट करे, मतलब फंड की जो व्यवस्था है वो कैसे लोकल लेवल पे उसे क्रिएट करे, इसकी बात कही जा रही है। अगर है रेगुलर सोशल ऑडिट की बात कही जा रही है, क्योंकि इसमें करप्शन ना हो, लोग पैसा तो कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन कहीं वो अपने जेब में ना भर रहे हो, मतलब जो पैसा कर के रूप में संग्रहित किया जा रहा है वह लोगों पे खर्च हो रहा है या नहीं, यह लोकल लेवल पे इसकी सोशल ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग भी सही प्रकार से होनी चाहिए। आगे है स्टेट गवर्नमेंट नॉट सुपरसीड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो एक बात तो आप मानो या ना मानो, भले पंचायत जो है अब पूरे देश में हर एक राज्य ने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, अभी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, भी तो अशोक मेहता कमेटी ही पढ़ रहे हैं 1977, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो आपको माननी होगी कि अभी भी जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है वह लोकल लेवल पे नहीं गया है। आज भी जो है केंद्र या राज्य सरकार जो फंड एलोकेट करती है और जो पॉलिसी ऑलरेडी बन चुका होता है वो कह सकते हैं सिर्फ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसे इम्प्लीमेंट करती है। जो रियल पॉलिसी का फॉर्मुलेशन और जो मेन उद्देश्य था पंचायती राज सिस्टम और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो आज भी फुलफिल होता हुआ प्रतीत नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं बट ठीक है, बट कहा जा रहा है इसमें कि सुपरसीड नॉट सुपरसीड, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, देखो ये रियलिटी है, जो केंद्र है पूरी पावर वो राज्य को नहीं देना चाहती है, जो राज्य सरकार है जैसे जो विधायक वगैरह है वो पूरी पावर मुखिया और सरपंच को देना नहीं चाहते। ठीक है, मतलब शक्ति का विकेंद्रीयकरण इतना सरल नहीं होता है। और अभी भी देखोगे कि सेंटर और स्टेट में फेडरलिज्म के तहत कितने कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बार बार इशूज अराइज होता है कि इट इज अ स्टेप टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अटैक ऑन द आइडिया और स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इज दैट क्लियर? सो स्टेट गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सुपरसीड ना करे, मतलब उसे एक प्रकार से कहते हैं उस पर अधिक दबाव ना बनाना या उसे खत्म ना करना या एक प्रकार से लवारिस ना बनाना। मतलब अगर आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया है तो आई थिंक इट शुड डिजर्व सम रिस्पेक्ट, सम पावर ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, सम पावर और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एट द ग्राउंड लेवल
and some also power of providing solution at the ground level, ठीक है, so that it will become a significant or important institution at the पंचायत लेवल, otherwise it has no significance। अगर हम पंचायत बना दिए, उसे कोई हम कर की व्यवस्था ही मतलब फंडिंग की व्यवस्था ही नहीं दिए, उसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने का अधिकार ही कुछ नहीं दिए, तो फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, इसका क्या महत्व रहेगा। वही कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कभी से सुपरसीड ना करे, अदरवाइज ये औचित्यपूर्ण संस्था नहीं रह पाएगी। आगे न्याय पंचायत की भी अशोक मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है। और डेवलपमेंट पंचायत, न्याय पंचायत कहने का मतलब है कि बहुत सारी अधिक जो कोर्ट केसेस हैं हमारे भारत देश में, वो 4 करोड़ से भी अधिक केसेस पेंडिंग है, और 3 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग तो सेशन कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसे जैसे लैंड डिस्प्यूट हो गए, गांव वगैरह में क्या होता है, जमीन का विवाद होता है, छोटे बहुत झगड़े होते रहते हैं, आपसी विवाद होते रहते हैं, मनमुटाव होते रहते हैं। तो वैसे झगड़ों को एक न्याय पंचायत बैठाकर जो है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब पहले का न्याय पंचायत क्या होता था कि परंपरागत बैठते थे, एक ही जो कास्ट के होते थे, मतलब हायर कास्ट के वही बैठते थे, तो हो सकता है वो लोअर कास्ट के साथ कह सकते हैं कि सही प्रकार से उन्हें फैसला ना दें या उनके पक्ष में ना दें, तो भेदभाव हो सकता है। लेकिन जो न्याय पंचायत के जो जज होंगे वो पंचायत से ना होकर के, बल्कि कोई जैसे सेशन कोर्ट में जो जज वगैरह की नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, वही एक जुडिशियल मेंबर होंगे, और वह फैसला जो कानून है, जो विधि है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर्स है, उसके अनुसार सुनाएंगे। ना कि जैसे गांव में ट्रेडिशन और हमारी परंपरा उस अनुसार से नहीं, बल्कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आईपीसी वगैरह या फिर पेनल कोड वगैरह जो भी धाराएं हैं उस अनुसार से सुनाएंगे। कहने का मतलब है कि पंचायत लेवल पर अगर एक छोटे से न्यायिक इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था की जाए, तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, वो पेंडिंग रिड्यूस हो सकता है और कोर्ट का जो बर्डन है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ, लेकिन है कि यह न्याय जो है वो न्याय की कह सकते हैं न्यायपालिका की तरह काम करे, फ्री एंड फेयर, विदाउट एनी इंटरफेयर एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल और एनी इंटरफेरेंस और एनी इन्फ्लुएंस बाय सम रिच और मसल मैन पीपल हु बिलोंग टू द हायर कास्ट और एनी कास्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर पंचायत। ठीक है, तो न्याय पंचायत की यहाँ बात कही जा रही है। आगे है डेवलपमेंट पंचायत। डेवलपमेंट पंचायत कहने का मतलब है कि जो ग्राम लेवल पे, जो पंचायत लेवल पे विकास होने, जैसे ग्रामीण सड़कें हो गए, नदी हो गए, छोटे बड़े जैसे बांध है, पैन है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि जैसे अभी जल नल योजना चल रहा है, तो पूरे ग्राम पंचायत का ये दायित्व है। फिर सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, कृषि का विकास कैसे हो, जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह, उसकी जो है मतलब अच्छी तरीके से संचालन हो, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो गए। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि पंचायत लेवल पे जिसकी नेसेसिटी होती है, ठीक है, वही उसके विकास के लिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ठीक है, फिर सबको घर मिले, फिर सबको कह सकते हैं कि जो मूलभूत जो बेसिक नेसेसिटी है उसका सही प्रकार से, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो चिल्ड्रेन है, जो सीनियर सिटीजन है, जो कह सकते हैं कि SC ST या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, या फिर उनका भी मान सम्मान हो, उन्हें भी इक्वल जो है एक प्रकार से भागीदारी हो उसमें। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर जो है किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पंचायत की बात कही जा रही है। आगे है रेगुलर इलेक्शन। पहले क्या होती थी कि पंचायत वगैरह में जो हम लोगों ने पढ़ा, पंच परमेश्वर वगैरह, प्रेमचंद्र के भी एक इसमें उपन्यास है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको पहले इलेक्शन नहीं होता था। जो बड़े बुजुर्ग हायर कास्ट के होते थे ना, हाई कास्ट का, वही मतलब बने रहते थे। अब जरूरत है कि 5 साल में इलेक्शन हो। इलेक्शन के बाद सभी को मौका मिलना चाहिए चुने जाने के लिए। मुखिया सरपंच जो होते हैं सबको मौका मिलना चाहिए कि मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। स्टेट की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग जो है, वो हर एक फिक्स टेन्योर में, जैसे अभी 5 साल तय किया है, उसमें जो है उसका चुनाव कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो भी चुन कर आते हैं उसे विजय घोषित करो, फिर वो संचालित करेंगे। आगे है कि मिनिस्टर ऑफ PRI, मतलब पब्लिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक मंत्रालय और मंत्री के गठन की बात कही जा रही है। कि जैसे हम लोग होते हैं ना राज्य लेवल पे या केंद्र लेवल पे, मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है एक मिनिस्टर होंगे जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित मंत्रालय की देखरेख करेंगे, उसके विकास, उसके प्लानिंग, उससे संबंधित योजना, इन तमाम चीज़ों की जो है रूपरेखा का निर्धारण करेंगे। आगे है SC ST रिजर्व्ड सीट। देखो यह बात सही है कि ग्राउंड लेवल में आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो लोअर सेक्शन ऑफ द और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो उनका जो है इक्वल पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, डेवलपमेंट में या फिर एग्रीकल्चर जो लैंड का शेयरिंग है वो नहीं है। इसलिए जरूरी है कि SC ST कम्युनिटी वाले को लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड कर दिया जाए। और देखते हो अब तो मतलब ऐसा प्रावधान बनाया गया कि सिर्फ SC ST नहीं, सिर्फ अब तो महिलाओं को भी, वुमेन्स को भी लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती है। ठीक है, तो ये प्रावधान है कि जिससे कि उनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ जो दबंग लोग होते हैं, जो हायर कास्ट के होते हैं, सिर्फ वही जो है हमेशा चुने जाएं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ सीटें जो है रिजर्व होनी चाहिए। ये अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन है और ऐसा ही भारत सरकार के द्वारा भी किया भी गया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ठीक है। आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड रिक्यूसाइड स्टेटस एंड सैंक्टिटी। देखो, और अशोक मेहता कमेटी का कहना है इनके रिकमेंडेशन में कि इसे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिले, मतलब इन्हें एक संवैधानिक पहचान मिले, और आगे जाकर जो है भारत सरकार इसे संवैधानिक पहचान भी देती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और रिक्यूसाइड स्टेटस और सैंक्टिटी प्रदान करने की बात कही जा रही है, जिससे कि इसका महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अशोक मेहता कमेटी ने किनके द्वारा कब अपॉइंट किए गए थे, इनका रिकमेंडेशन क्या था, और बहुत सारे रिकमेंडेशन थे या कुछ जो हम लोग बिंदुओं पे चर्चा किए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे। स्टार्ट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू once again, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day. Jai Hind.